दोस्तों, स्वागत है आपका मूवी स्टॉक चैनल में। आज मैं आपके लिए जो मूवी लेकर आया हूँ उसका नाम है बर्लिन, जो कि 2023 में रिलीज हुई। कहानी अच्छी है, इसलिए आपको ये मूवी बिना स्किप किए पूरी देखनी पड़ेगी। इसी नाम से मनी हीस्ट की बर्लिन सीरीज भी आई थी, जो कि मैं पहले ही अपने मूवी ज्ञान चैनल पर एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिस भाई ने अभी तक नहीं देखी वो उसे भी देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली मजा आने वाला है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है नई दिल्ली से और समय है 1993 का। अशोक कुमार नाम का एक लड़का एक कैफे में बैठा था। तभी उसकी धुलाई होती है और उसको चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। फिर डॉक्टर उसका कान चेक करता है, क्योंकि वो जन्म से ही बहरा था। अब किसने इसकी पिटाई की और कौन इसको डॉक्टर के पास लेकर आया, ये आपको आगे पता चलेगा। अगले सीन में हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम है पुष्किन वर्मा। पुष्किन एक सरकारी स्कूल में शिक्षक है, लेकिन ये कोई आम शिक्षक नहीं, एक साइन लैंग्वेज टीचर है। उस स्कूल में पुष्किन सभी अधीर बच्चों को साइन लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाता है, ताकि वे बच्चे साइन लैंग्वेज के माध्यम से एक दूसरे से बात कर सकें। उन दिनों बहुत से देशों में अनबन चल रही थी। अमेरिका और रशिया के संबंध भी आपस में अच्छे नहीं थे। जब अमेरिका को ये बात पता चली कि रशियन प्रेसिडेंट भारत आने वाले हैं, तो अमेरिका इस बात से परेशान हो जाता है। अमेरिका ने भारत को पहले से ही ये बात कह दी थी कि रूस भारत को आधुनिक रॉकेट देने का समझौता करेगा तो अमेरिका उसके खिलाफ होगा। लेकिन रूसी राष्ट्रपति ने भी अपने बयान में कह दिया कि वे कश्मीर मामले में भारत का समर्थन करेंगे और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले सभी देशों का विरोध करेंगे। पुष्किन भी एक देशभक्त नागरिक है जो अपने भारत देश से बहुत प्यार करता है। सुबह जब पुष्किन स्कूल पहुंचता है तो प्रिंसिपल उसे फुली पेड लीव का नोटिस पकड़ाते हैं, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि पुष्किन ने उनसे छुट्टी मांगी ही नहीं थी। फिर प्रिंसिपल पुष्किन को एक और पत्र देते हैं जिस पर एक एड्रेस लिखा हुआ था। अब वहां जाकर ही पुष्किन को सारा माजरा समझ में आएगा। फिर पुष्किन उस पते पर पहुंच जाता है। वहां पुष्किन की मुलाकात कुछ ब्यूरो अधिकारियों से होती है, जिसमें मुख्य अधिकारी हैं मिस्टर जगदीश सोंधी और बाकी दो अधिकारी हैं सतपाल और राम नारायण। सोंधी ने ही पुष्किन को यहाँ पर बुलाया था, क्योंकि पुष्किन साइन लैंग्वेज का टीचर था और ब्यूरो वालों को किसी ऐसे ही शिक्षक की तलाश थी। फिर सोंधी पुष्किन को पूरा केस समझाता है। ब्यूरो वालों ने अशोक नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया था और ये वही अशोक है जिसको हमने मूवी के शुरू में देखा था। अशोक के पास से एक जर्मन पिस्तौल बरामद हुई थी और ब्यूरो अधिकारियों को शक है कि अशोक किसी विदेशी इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ काम करता है। लेकिन समस्या ये है कि अशोक गूंगा बहरा है, ना तो वो कुछ बोल सकता है और ना ही कुछ सुन सकता है, और इसीलिए पुष्किन को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि वो साइन लैंग्वेज की हेल्प से अशोक से सवाल जवाब कर सके। लेकिन सवाल केवल वही होंगे जो सोंधी उसे लिख कर देगा। इस काम को करने के लिए पुष्किन का मन थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन देश की इज्जत की बात है इसलिए पुष्किन मान जाता है। फिर उन दोनों को पूछताछ वाले कमरे में भेज दिया जाता है और सोंधी और उसकी टीम सब बाहर बैठे उनकी बातें सुनते हैं। उन्होंने एक टाइपराइटर भी मंगा रखा था ताकि वहां जो भी बातचीत हो उसको टाइप करके उसकी फाइल बना सके। अब पुष्किन पहला सवाल करता है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी पैदाइश कहाँ की है। फिर अशोक अपना नाम बताता है, लेकिन वो पैदा कब हुआ ये उसे भी नहीं पता था। अशोक को कोई अनाथालय के बाहर रख गया था और फिर वो वहीं पर पला बड़ा हुआ। फिर वो अशोक की शिक्षा के बारे में पूछता है। अशोक बताता है कि उसने शारदा देवी संस्थान से मैट्रिक तक पढ़ाई की है, लेकिन उसका मन पढ़ाई से ज्यादा फुटबॉल में लगता था। हालांकि फुटबॉल कोच कभी उसे मैदान में जाने ही नहीं देते थे, क्योंकि वो हमेशा अपना ही खेल खेलता था और कोच को ये बात पसंद नहीं थी। फिर कुछ सवाल जवाब होने के बाद एक चाय का ब्रेक लिया जाता है। फिर सोंधी पुष्किन को एक तस्वीर देता है और कहता है कि इस आदमी के बारे में अशोक से जाकर पूछो। ये वही आदमी है जिसने अशोक को बर्लिन कैफे में नौकरी दिलवाई थी। फिर पुष्किन ठीक वैसा ही करता है, लेकिन अशोक जवाब देने की बजाय पुष्किन से ही सवाल जवाब करने लगता है कि तुम साइन लैंग्वेज कैसे जानते हो। पुष्किन से बताता है कि उसका छोटा भाई पैदाइशी बहरा है, इसीलिए उसे काफी समय से साइन लैंग्वेज आती है। फिर पुष्किन के इतना जवाब देते ही सोंधी बाहर से पुष्किन को डांटता है कि तुम्हें जो सवाल दिए गए हैं बस वही पूछो, अशोक की किसी बात का भी जवाब मत दो। इस बात से अशोक समझ जाता है कि ये लोग पुष्किन से जबरदस्ती सवाल जवाब पूछवा रहे हैं और फिर वो सारे सवालों के जवाब देने लगता है। अशोक बताता है कि ये आदमी एक रोजगार एजेंट है जो अनाथालय में से हम जैसे अधीर बच्चों को ही चुनता है। जब पुष्किन उससे और सवाल करता है तो अशोक उसका थोड़ा मजाक उड़ाता है और उसे स्वीट बॉल भी कहता है। फिर अगले दिन पुष्किन ब्यूरो जाने से पहले उसी बर्लिन कैफे में जाता है। पुष्किन के कैफे पहुंचते ही सोंधी भी वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझे अंदाजा हो गया था कि तुम ब्यूरो आने से पहले यहाँ जरूर आओगे। पुष्किन खुद भी काफी समझदार था और उसे केवल वही सवाल नहीं जानने थे जो उसे लिख कर दिए जाते हैं। वो अशोक से और भी कई बातें जानना चाहता था।
फिर सोंधी पुष्किन से कल की डांट के लिए माफी मांगता है और उससे थोड़ी बहुत बातचीत करता है। इसके बाद सोंधी अपने ऑफिस में आ जाता है और पुष्किन और अशोक के बीच में बहुत सारे सवाल जवाब को बड़े ही ध्यान से सुनने लगता है, क्योंकि इसके बाद उसे अपने सीनियर को रिपोर्ट भी देनी होती है। फिर सारी रिपोर्ट्स तैयार करने के बाद सोंधी अपने सीनियर के पास जाता है। उसका सीनियर कहता है कि रशियन प्रेसिडेंट को आने में केवल 7 ही दिन बाकी है और ऊपर से ये विंग वाले उनका ही पत्ता साफ करने पर तुले हैं। अब हमें सावधानी बरतनी होगी और जल्द से जल्द इस केस को सुलझाना होगा। दरअसल ये विंग और ब्यूरो दोनों ही भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी है, लेकिन एक ही देश का होने के बावजूद भी इनकी आपस में बनती नहीं। अब पुष्किन को यही बात समझ में नहीं आती। फिर सोंधी उसे ब्यूरो और विंग की अनबन के बारे में बताता है। फिर वो ये भी बताता है कि बर्लिन कैफे विंग और ब्यूरो वालों का और इसके अलावा मिनिस्ट्री और फॉरेन अफेयर्स का अड्डा था और यहाँ पर सभी अधिकारी अपनी सूचना का आदान प्रदान करते थे। फिर पुष्किन और अशोक की अगली मीटिंग में पुष्किन उसी कैफे में चलने वाले बिजनेस डील्स के बारे में पूछता है, लेकिन अशोक उसे कहता है कि मुझे ये सब नहीं पता, मैं वहाँ केवल नौकरी करता था, प्लेट्स उठाना, बाथरूम की सफाई करना वगैरह वगैरह यही मेरा काम था। अशोक बताता है कि हम जैसे गूंगे बहरे लोगों को ही यहाँ पर नौकरी मिलती है ताकि हम किसी की बातें ना सुन सके और कभी कभी हम टेबल्स के बीच में खड़े रहकर दीवार का भी काम करते थे ताकि एक टेबल की बात दूसरे टेबल तक ना पहुँचे। फिर सारे सवाल जवाब खत्म होने के बाद शाम को पुष्किन अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही कुछ लोग मिलकर उसे किडनैप कर लेते हैं। वे लोग विंग के लोग थे जो पुष्किन को एक कमरे में लाकर बांध देते हैं। फिर विंग का मुख्य अधिकारी रमणा पुष्किन को 2 तस्वीरें दिखाता है और बताता है कि ये दोनों हमारे ही ऑफिसर्स हैं, मेहता और महाजन, लेकिन उन ब्यूरो के लोगों ने इन्हें पकड़ रखा है। फिर वो पुष्किन को एक फाइल देता है और कहता है कि कल जब तुम वहाँ पर जाओ और जब तुम पर ऑफिसर्स की नजर ना हो तो तुम ये सवाल अशोक से पूछोगे। इसके बाद वे लोग पुष्किन को सड़क पर फेंक देते हैं। फिर अगले दिन उन दोनों के बीच में फिर से मीटिंग होती है। सवाल जवाब शुरू होने से पहले ही सोंधी को पुष्किन पर शक होने लगता है कि विंग वालों ने उससे कॉन्टेक्ट जरूर किया होगा। अब सोंधी पुष्किन को एक तस्वीर भेजता है और कहता है कि इसके बारे में अशोक से पूछो। तस्वीर देखते ही पुष्किन के पसीने छूट जाते हैं, क्योंकि ये वही विंग का आदमी था जिसने पुष्किन को उठवाया था। फिर पुष्किन का चेहरा देखते ही सोंधी का शक यकीन में बदल जाता है। फिर वो अपने बाकी दोनों ऑफिसर से कहता है कि पुष्किन विंग वालों के सवाल पूछने की कोशिश करेगा, थोड़ा अलर्ट रहना। फिर पुष्किन की दिखाई हुई तस्वीर देखकर अशोक जवाब देता है कि इस आदमी का नाम जीवी रमन है। फिर वो बताता है कि बर्लिन कैफे में काम करने वाले सभी वेटर्स का किसी भी ऑफिसर के साथ कोई भी लेना देना नहीं था, वे अपना काम करते थे और वेटर्स अपना। अशोक जवाब ये भी बताता है कि वे वेटर्स उन ऑफिसर्स के फाड़कर फेंके हुए छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को जोड़ने की कोशिश किया करते थे और उनसे अपनी ही कहानियां बनाकर उन लोगों को ये लगता था कि वे भी इंटेलिजेंस अधिकारियों की तरह होशियार हैं। ऐसा करके सभी वेटर्स बड़ा ऑफिसर होने की फीलिंग लेते थे। अशोक की कहानी में एक दर्द छुपा हुआ था और उस दर्द को पुष्किन साफ साफ महसूस कर पा रहा था। फिर सवाल जवाब खत्म होने के बाद पुष्किन अपने घर जाने लगता है, लेकिन रास्ते में फिर से विंग वालों की गाड़ी आती है और उसको देखकर पुष्किन तेजी से भागने लगता है। फिर भागते भागते वो नीचे गिर जाता है। फिर गाड़ी पुष्किन के बगल में से फाइल फेंककर वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो अपने घर जाता है तो फाइल को खोलकर देखता है, उसके अंदर पुष्किन के परिवार की तस्वीर थी जो कि मोदी नगर में रहते थे। अब विंग वाले पुष्किन को उसके परिवार के नाम पर धमकाने की कोशिश करने लगते हैं। फिर रमन पुष्किन को मिलने के लिए बुलाता है। फिर वो वहाँ पर जाकर रमन की कॉलर पकड़ लेता है, क्योंकि वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था लेकिन अपने परिवार पर कोई संकट नहीं। फिर रमन पुष्किन से माफी मांगता है और उसे गारंटी देता है कि उसके परिवार को कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद वो पुष्किन को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है और कहता है कि कल सोंधी इस लड़की के बारे में जरूर पूछवाएगा। फिर पुष्किन पूछता है ये लड़की आखिर है कौन। रमन जवाब देता है कि इसे तुम मास्टरमाइंड भी कह सकते हो। इसके घर से हमें कुछ दस्तावेज मिले हैं जिनसे ये पता चलता है कि रशियन प्रेसिडेंट का काम तमाम होने वाला है। फिर जाते जाते रमन पुष्किन को बताता है कि ये मेहता और महाजन विंग की प्रतिष्ठा से जुड़े हुए हैं और विंग और ब्यूरो वाले इसी लड़की को ढूंढ रहे हैं क्योंकि ये गायब है। अगर रशियन प्रेसिडेंट पर अटैक हुआ तो सोंधी पुष्किन का इस्तेमाल करेगा और अशोक, मेहता और महाजन को बलि का बकरा बना देगा। ये सारी बातें पुष्किन बहुत ही गौर से सुनता है। अब उसको समझ में आने लगता है कि सोंधी देश के लिए नहीं बल्कि ब्यूरो की प्रतिष्ठा बचाने के लिए काम कर रहा है और इसीलिए पुष्किन को अशोक से कोई भी फालतू का सवाल पूछने की इजाजत नहीं है। उसे बस वही पूछना है जो उसको लिख कर दिया जाता है।
है और इसका कारण ये है कि अशोक और पुष्किन के बीच में जो कुछ भी रिकॉर्ड हो उससे ब्यूरो को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। अगले दिन जब उन दोनों की फिर से मीटिंग रखी जाती है तो पुष्किन अशोक से उसी लड़की के बारे में पूछता है कि क्या उसने उस लड़की को या मेहता और महाजन को उस दिन से पहले कभी देखा है। अशोक जवाब देता है नहीं। फिर पुष्किन दूसरा सवाल करता है कि अशोक को इन लोगों का पीछा करने के लिए किसने कहा था। इस बात पर अशोक भड़क जाता है और कहता है कि वो सब हमने खुद ही किया है, किसी के कहने पर हमने कुछ नहीं किया, ये सब हमने अपने दिमाग के इस्तेमाल से किया है। फिर अशोक पुष्किन को बताता है कि मेहता और महाजन उसी लड़की को ब्लैकमेल कर रहे थे और ये मैंने अपनी आंखों से देखा था। सोंदी के कहने पर पुष्किन अशोक से पूछता है कि ये मेहता और महाजन उस लड़की को किस चीज के लिए ब्लैकमेल कर रहे थे। फिर अशोक कहता है कि तुम लोग मुझसे सीधा रूसी राष्ट्रपति के ऊपर होने वाले हमले के बारे में क्यों नहीं पूछते। दरअसल अशोक जो भी बोलता था एकदम सच सच बोलता था। उसने मेहता और महाजन को बर्लिन कैफे में आकर उस लड़की को कुछ तस्वीरें दिखाकर ब्लैकमेल करते हुए देखा था। फिर जब अशोक ये देखता है तो तय कर लेता है कि वो उन तस्वीरों के बारे में पता लगाकर ही रहेगा जिनको देखकर मेहता और महाजन उस लड़की को ब्लैकमेल कर रहे हैं। अगले दिन पुष्किन अपने सवालों को आगे बढ़ाते हुए पूछता है, जब मेहता और महाजन वहाँ पर नहीं थे तो क्या अशोक ने उस लड़की से बात करने की कोशिश की। जवाब में अशोक कहता है नहीं, हमें किसी भी व्यक्ति से बात करना मना है, अगर मालिक देख लेता तो हमें नौकरी से निकाल देता। फिर पुष्किन अशोक से चुपके से इशारा करते हुए कहता है कि अब मैं जो भी पूछूं उसका सवाल ना में ही देना, लेकिन सोंधी ये सब नोटिस कर लेता है। फिर वो पुष्किन को एक सुनसान सी जगह पर ले जाता है और उसे मारने लगता है। फिर सोंधी पुष्किन से पूछता है, तुम अशोक से विंग के सवाल पूछ रहे हो ना। फिर पुष्किन कहता है, मैं किसी के भी सवाल नहीं पूछ रहा, मैं तो केवल सच जानना चाहता हूँ। फिर पुष्किन की ये बात सुनकर सोंधी उसे छोड़ देता है और फिर पुष्किन अपने घर चला जाता है। फिर रात को पुष्किन की माँ उसे कॉल करती है और कहती है कि मैंने तुम्हें एक लड़की की तस्वीर भेजी है, मैं चाहती हूँ कि तुम उसके परिवार से मिलो और अपनी शादी की बात करो। पुष्किन अपनी माँ की आवाज सुनकर बहुत खुश हो जाता है क्योंकि रमन की दी हुई छोटी सी धमकी से पुष्किन काफी डरा हुआ था। फिर वो अपनी माँ को कहता है कि मैं उस लड़की से मिल लूंगा। फिर अगले दिन पुष्किन अशोक से बात करते समय उसके अकेलेपन को समझता है। अशोक शायद उस लड़की से प्यार करता था जिसे मेहता और महाजन ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसने ये बात अपने मन में ही दबा रखी थी। फिर अशोक अपने एक और दोस्त की कहानी पुष्किन को बताता है जिसका नाम रहमान मलिक था। रहमान एक गैरेज में काम करता था और उसे गाड़ियों के पार्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी थी। अशोक को हमेशा इस बात का दुख था कि रहमान को काम उसकी काबिलियत की वजह से मिला और अशोक को विकलांग होने की वजह से। फिर वो मेहता और महाजन की पूरी कहानी बताना शुरू कर देता है। अशोक को एक दिन कैफे में महाजन की गिरी हुई बस टिकट मिली। महाजन हर रोज उसी बस से बर्लिन कैफे में आया जाया करता था। फिर अशोक ने उस टिकट की हेल्प से बस का पता लगा लिया और ये भी पता किया कि महाजन किस बस स्टॉप पर उतरता है। वो एक बहरा व्यक्ति होने के बावजूद इतना दिमाग लगा सकता है, इसका किसी को भी अंदाजा नहीं था। फिर सारे सवाल जवाब खत्म होने के बाद सोंधी मेहता और महाजन के लॉकअप में जाता है। फिर मेहता और महाजन सोंधी से कहते हैं कि अगर उस लड़की के साथ तुम्हारी काली करतूतें सामने आ गई तो तुम कोई ऑफिसर नहीं रहोगे, ब्यूरो वाले खुद तुम्हें बाहर निकाल देंगे। फिर सोंधी उन दोनों की ये बात सुनकर मन ही मन डर जाता है और लॉकअप से बाहर आ जाता है। तभी शाम को पुष्किन अपनी माँ के द्वारा बताई हुई लड़की से मिलने जाता है, लेकिन वहाँ पहुंचकर उसे अंदाजा हो जाता है कि वो यहाँ पर रिजेक्ट होने वाला है। लेकिन पुष्किन को भी अब एक जीवन साथी की जरूरत थी जिसके साथ वो अपना दुख बांट सके, लेकिन वो जीवन साथी उसकी जिंदगी में कब आएगी उसको कोई भी अंदाजा नहीं था। फिर अगले दिन सवाल जवाब खत्म होने के बाद सोंधी और पुष्किन लिफ्ट में मिलते हैं। सोंधी पुष्किन से पूछता है क्या हुआ, शादी फिक्स हुई। फिर पुष्किन ये सवाल सुनकर हैरान रह जाता है कि सोंधी को ये बात कैसे पता चली। फिर सोंधी उसको बताता है कि मैं तुम्हारे घर पर आने वाली हर चिट्ठी और तुम्हारे परिवार पर नजर रखे हुए हूँ ताकि तुम कोई भी गड़बड़ ना कर सको। फिर ये बात जानकर पुष्किन समझ जाता है कि सोंधी सही आदमी नहीं है। अब अगली मीटिंग में पुष्किन अशोक से पूछता है तुम महाजन के घर में कैसे घुस गए। फिर अशोक मुस्कुराते हुए बताता है कि उसने बर्लिन कैफे में काम करने वाले अपने दोस्त की हेल्प से मेहता के ऊपर चाय गिरवा दी थी। फिर जब महाजन ने अपना कोट साफ करने के लिए घर की चाबी बगल में रखी तो अशोक के दोस्त ने वो चाबी उठा ली और जल्दी से उसका प्रिंट एक साबुन पर ले लिया। फिर मैंने मेहता के घर की चाबी बनवा ली और उसके घर में घुस गया। मुझे तो बस ये फोटोग्राफ्स चाहिए थी ताकि वे लोग उस लड़की को ब्लैकमेल ना कर सके। फिर जब मैं उस घर में घुसा तो मुझे वे फोटोग्राफ्स मिल गए, लेकिन उन तस्वीरों को देखने के बाद मैं थोड़ा उदास हो गया क्योंकि उन तस्वीरों में उस लड़की के साथ सोंधी के अश्लील कारनामे थे। यानी कि मेहता और महाजन लॉकअप में सोंधी से जिस लड़की
के बारे में जिक्र कर रहे थे, ये वही लड़की थी जिसकी ब्यूरो और विंग वालों को तलाश थी। अशोक की कही हुई एक एक बात रिकॉर्ड हो रही थी और सोंदी भी वहीं पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। अशोक को जब ये सारी तस्वीरें मिली तो उसने सोच लिया था कि अब उसे कुछ बड़ा करना है जिससे हर जगह उसका ही नाम हो जाए। लेकिन अशोक उस कमरे से भागे इससे पहले ही 2-3 ब्यूरो ऑफिसर महाजन को वहां पर लेकर आ जाते हैं। फिर अशोक सारी फोटोज और पिस्तौल लेकर बाथरूम में छुप जाता है जो उसे महाजन के लॉकर से मिली थी। अब सवाल जवाब चल ही रहे थे कि तभी सोंदी को उसके सीनियर ऊपर बुला लेते हैं। फिर सोंदी के जाते ही पुष्किन को बाहर बिठा दिया जाता है। लेकिन अब पुष्किन के दिमाग में भी एक खेल चल रहा था। वो सोंदी के कोट से उसके ऑफिस की चाबी चुरा लेता है और बाथरूम में जाकर साबुन पर उसकी छाप लेने की कोशिश करता है, लेकिन साबुन टूट जाती है। इस वजह से पुष्किन पूरी चाबी ही ऑफिस ले जाता है। ऑफिस में पुष्किन चाबियां बना ही रहा था कि इतने में कोई दरवाजा खटखटाने लगता है। पुष्किन घबरा जाता है और इसी घबराहट में उसकी उंगली भी कट जाती है। फिर वो दौड़कर बाथरूम में छुप जाता है। दरवाजे पर जयंत नाम का एक ऑफिसर आया था जो चोरी छुपे विंग के लिए काम करता था। फिर जयंत सोंदी की फाइल्स निकालकर उसकी तस्वीरें लेने लगता है, लेकिन तभी उसे पुष्किन की आहट होती है। फिर वे दोनों ही सोंदी के आने से पहले वहां से भाग जाते हैं और जाने से पहले पुष्किन सोंदी के ऑफिस की चाबी वहीं पर रख देता है। फिर जब सोंदी वहां पर आता है तो उसे चाबी तो मिल जाती है, लेकिन वो वहां पर पुष्किन का गिरा हुआ खून भी देख लेता है। दूसरी तरफ जयंत और पुष्किन एक सुरक्षित जगह पर आकर आपस में बात करते हैं। फिर जयंत बताता है कि जिस दिन उन्होंने महाजन को पकड़ा उस दिन मैं भी वहां था। वे सभी फोटोग्राफ्स गायब हो गए हैं और महाजन भी गिरफ्तार हो गया है। ये बात मैं विंग तक पहुंचाना चाहता था, लेकिन मेरे साथ सतपाल था, इसी वजह से मैं विंग को इन्फॉर्म नहीं कर पाया। फिर जब जयंत और सतपाल नीचे उतर रहे थे तो महाजन के कमरे से गोली चलने की आवाज आती है और फिर जब वे ऊपर जाकर देखते हैं तो ब्यूरो के 2 ऑफिसर्स वहां पर मरे पड़े थे और महाजन वहां से गायब था। पुष्किन को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि अशोक से पूछताछ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं बल्कि ये तो एक कवर अप है ब्यूरो की इज्जत बचाने के लिए। फिर विंग वालों ने सोंदी के साथ एक समझौता किया। उन्होंने वो लड़की और फोटोग्राफ्स उसे सौंप दिए और एक्सचेंज में अपने ऑफिसर को सोंदी से वापस ले लिया। फिर सारी बात समझाने के बाद जयंत पुष्किन को उसके घर छोड़ देता है। फिर रात को जब पुष्किन अपनी माँ से बात कर रहा था तभी अचानक से उसकी अलमारी से उसी लड़की की लाश मिलती है जिसे विंग और ब्यूरो वाले ढूंढ रहे थे। ये देख पुष्किन बहुत ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी कोई उसके सिर पर डंडे से हमला कर देता है और पुष्किन को बेहोश कर देता है। फिर जब उसे होश आता है तो देखता है वो लाश अभी भी वहीं पर थी। फिर वो अपने पड़ोसी के घर जाकर पुलिस को कॉल करता है, लेकिन पुलिस को वहां से कोई भी लाश नहीं मिलती। दरअसल ये सारा खेल सोंदी का ही रचा हुआ था। उसने उन अश्लील फोटोग्राफ्स को जला दिया था और वो लड़की किसी को कुछ ना बता पाए, इसीलिए उसने उस लड़की को खत्म कर दिया। फिर अगले दिन जब पुष्किन सोंदी को बताता है कि पिछली रात उसने उसी लड़की की लाश देखी तो सोंदी पुष्किन को ही बातों में उलझा लेता है। वो कहता है कि उस लड़की की कोई भी खबर नहीं है और पुलिस के सभी रिकॉर्ड्स में वो लड़की फरार है। अगर तुम उस लड़की का नाम लोगे तो तुम फंस सकते हो। फिर पुष्किन फिर से अशोक से सवाल करता है, तुमने ब्यूरो के 2 ऑफिसर्स को उस रात क्यों मारा था? जवाब में अशोक कहता है कि उसने सिर्फ एक को मारा था। उस रात जब दोनों ऑफिसर्स महाजन को पकड़े हुए थे तो मैं बाथरूम से बाहर आया और हाथापाई के चलते मैंने एक ऑफिसर पर गोली चला दी। दूसरे ऑफिसर को तो महाजन ने ही मारा था। फिर मैं महाजन की गर्दन पर बंदूक रखकर उसे उस लड़की के घर पर ले गया। फिर मैंने उस लड़की को उसकी सभी तस्वीरें सौंप दी, लेकिन तभी वहां पर मेहता आ गया और उसने मुझ पर गोली चला दी। वो गोली मेरे गाल में लगी जिसकी वजह से मुझे चोट लग गई। फिर मौके का फायदा उठाकर वो लड़की वहां से भाग गई और उसके बाद से वो लड़की आज तक नहीं मिली। फिर अशोक पुष्किन को बताता है कि मैं और वो लड़की ISI के लिए काम करते थे और इसी वजह से मुझे बर्लिन कैफे में वेटर का काम मिला और उस लड़की को रूसी राष्ट्रपति की डिटेल्स निकलवाने का काम मिला। लेकिन प्लान एग्जीक्यूट होने से पहले ही मुझे गिरफ्तार कर लिया गया और इसी वजह से मुझे उस लड़की के सारे सबूत मिटाकर उसे सेफ रूट देना पड़ा। अब ये बात सुनकर पुष्किन से रहा नहीं जाता। फिर वो सोंदी को जोर जोर से गाली देने लगता है और कहता है कि मैंने खुद उस लड़की को मरा हुआ देखा है। तुम खुद को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहे हो। तुम केवल अशोक को फंसाना चाहते हो। लेकिन पुष्किन के चिल्लाने का अब कोई फायदा नहीं था क्योंकि सोंदी ने पहले ही रिकॉर्डर बंद कर दिए थे। उसे खुद को बचाने के लिए जितने सबूत चाहिए थे वे सब उसे मिल गए थे और इसी के साथ ये केस यहीं पर बंद हो जाता है। तभी पुष्किन को बचाने के लिए अशोक ने कबूल कर लिया कि वो पाकिस्तानी जासूस है। तभी रूसी राष्ट्रपति भी भारत दौरे के बाद सही सलामत वापिस अपने देश लौट जाते हैं और हर एक खबर पर अशोक की तस्वीर छप जाती है। अशोक का मशहूर होने का जो सपना था वो भी पूरा हो जाता है। उसे हमेशा से ही कोई बड़ा काम करना था, लेकिन वो इतना बड़ा काम करेगा उसे खुद भी
अंदाजा नहीं था। अब हर जगह एक मिसाल कायम हो जाती है कि एक गूंगा बहरा भी इंटेलिजेंस ऑफिसर के जैसे काम कर सकता है। और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी आपको कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी ही मूवीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे नए दिन नई वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।